प्यारे बच्चों, आज हम विषय हिंदी व्याकरण के तहत क्रिया को देखेंगे। क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद और क्रिया का अर्थ क्या है, इस संबंध में देखेंगे। इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्रिया का सामान्य रूप काम होता है। क्रिया का सामान्य रूप काम होता है। काम या तो होता है या किया जाता है। इसी तरह क्रिया की परिभाषा अगर देखें तो ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना, दौड़ना, चलना आदि हिंदी में क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। तो इस क्रिया में मुख्य रूप से धातु होता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का रूप धातु से बनता है। जैसे खा धातु से खाऊंगा, खाता, खाऊं, खाए आदि। इसी तरह धातु के पीछे ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाते हैं। जैसे पढ़ धातु में ना जोड़ने से पढ़ना बन जाता है। इसी प्रकार लिख धन ना बराबर लिखना, चल धन ना बराबर चलना आदि इस तरह से शब्द बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्रिया के भेद देखेंगे। क्रिया के भेद जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के दो भेद हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, और रचना के आधार पर सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्णकालिक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद हैं, एक अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया उन्हें कहते हैं जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है। ऐसे वाक्यों में क्रिया के व्यापार का फल कर्ता में ही रहता है। जैसे राजेश दौड़ता है, जैसे राजेश दौड़ता है। सांप रेंगता है, सांप रेंगता है। पूजा हंसती है। मेघनाथ चिल्लाता है। रावण लजाता है। राम बचाता है। तो प्यारे बच्चों, ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे कि आपने ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि दौड़ता है, रेंगता है, हंसती है, चिल्लाता है, बचाता है आदि वाक्यों में कर्म का अभाव है एवं क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है। अतः यह उदाहरण अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता पड़ती है। प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता पड़ती है उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहा जाता है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। जैसे विकास पानी पीता है। विकास पानी पीता है, इसमें विकास करता है और पानी कर्म है। तो इसमें पीता है क्रिया का फल कर्ता यानी विकास पर ना पड़ के कर्म अर्थात पानी पर पड़ रहा है। अतः यह सकर्मक क्रिया है। तो इसमें पीता है क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़ के कर्म पानी पर पड़ रहा है। अतः यह सकर्मक क्रिया है। देखिए दूसरे उदाहरण देख लीजिए। रमेश फल खाता है ना? रमेश फल खाता है। दूसरा, सुदर्शन गाड़ी चलाता है। सुदर्शन गाड़ी चलाता है। मैं बाइक चलाता हूं। मैं बाइक चलाता हूं। रमा सब्जी बनाती है। रमा सब्जी बनाती है। और सुरेश सामान लाता है। सुरेश सामान लाता है। तो जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर पड़ रहा है। अतः यह उदाहरण सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। हिंदी में अकर्मक से भी सकर्मक क्रिया बनती है। जैसे अकर्मक क्रिया से सकर्मक
उठना अकर्मक क्रिया से उठाना सकर्मक क्रिया बनती है। कटना से काटना, लूटना अकर्मक से लूटाना सकर्मक बनता है। उसी तरह उड़ना अकर्मक से उड़ाना सकर्मक क्रिया बनती है। चलना अकर्मक क्रिया से चलाना सकर्मक क्रिया बनती है। और घिरना शब्द अकर्मक से घेरना सकर्मक बनता है। सकर्मक क्रिया के भेद। तो प्यारे बच्चों, सकर्मक क्रिया के भेद देखने से पहले सकर्मक क्रिया की पहचान कर्ता और क्रिया के बीच क्या और किसे आदि प्रश्न करने से हो जाती है। यदि प्रश्न का उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक और न मिले तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे वह दूध पीता है, वह क्या पीता है? तो उसका उत्तर मिलता है दूध, तो ये क्या हुए? सकर्मक क्रिया। तो इसी तरह सकर्मक क्रिया के भेद। तो सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया इससे कहते हैं जिस क्रिया में कर्म एक ही होता है, उस वाक्य की क्रिया को एक कर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे ऋषि सेब खाता है, ऋषि सेब खाता है, तो ऊपर दिए गए वाक्य में सिर्फ एक ही कर्म है, अतः इस वाक्य की क्रिया एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में दो कर्म होते हैं, उस वाक्य की क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे ऋषि ने मुकेश को सेब दिया, जैसे ऋषि ने मुकेश को सेब दिया, तो ऊपर दिए गए वाक्य में मुकेश और सेब दो कर्म है, मुकेश और सेब दो कर्म है, अतः इस वाक्य की क्रिया दिया शब्द द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया कैसे बनती है? तो मैंने पत्र लिखा, इसमें पत्र एक कर्म है ना, पत्र कर्म है, तो एक ही है कर्म। तो मैंने पत्र लिखा, तो यहां पर द्विकर्मक में देखेंगे तो मैंने ऋषि को पत्र लिखा, तो ऋषि और पत्र दो कर्म है, इसीलिए वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे रवि खाना खाता है, तो खाना कर्म है, यानी एक कर्म क्रिया है, और रवि यश को खाना खिलाता है, तो यश और खाना दो कर्म है, इसीलिए द्विकर्मक क्रिया है। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो इसमें सामान्य क्रिया, रचना के आधार पर क्रिया के भेद में पहला भेद है सामान्य क्रिया। तो जब किसी वाक्य में सिर्फ एक क्रिया का बोध होता है तो उसे सामान्य क्रिया कहा जाता है। जैसे तुम पढ़ो, जैसे तुम पढ़ो, मोहन चलो, मोहन चलो, तो ये सामान्य क्रियाएं हुई। संयुक्त क्रिया, रचना के आधार पर क्रिया के दूसरा भेद संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं से मिलकर बनी होती है। वाक्य में प्रथम क्रिया मुख्य होती है और दूसरी क्रिया रंजक होती है। तो जैसे पिताजी बाजार से आ गए, पिताजी बाजार से आ गए, तो रचना के आधार पर क्रिया के तीसरा भेद नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया वाक्य में ऐसी क्रिया जो किसी धातु से नहीं बनकर संज्ञा या सर्वनाम से बनती है, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे सरकार नई नीति अपनाना चाहती है, सरकार नई नीति अपनाना चाहती है, तो उपयुक्त वाक्य में अपनाना क्रिया है तथा अपनाना शब्द अपना सर्वनाम से बना है, अतः अपनाना नाम धातु क्रिया है। तो नाम धातु क्रिया में बेटा ध्यान से देखिए संज्ञा से किस तरह से बनते हैं। जैसे बात से बतियाना शब्द बनता है, बात से बतियाना शब्द बनता है, हाथ से हथियाना शब्द बनता है। उसी तरह सर्वनाम से मैं से मिमियाना बनता है, मैं से मिमियाना बनता है, और अपना से अपनाना बनता है। उसी तरह विशेषण से अगर देखें तो गर्म से गरमाना बनता है और नरम से
नरवाना बनता है। तो इस तरह से शब्द बनते हैं, उसी शब्द को नाम धातु क्रिया कहते हैं। रचना के आधार पर क्रिया का चौथा भेद प्रेरणार्थक क्रिया। तो जिस क्रिया से कर्ता के स्वयं काम करने का बोध न होकर किसी अन्य से काम कराए जाने का बोध होता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा श्याम को लिखवा रही है, राधा श्याम को लिखवा रही है। तो इस वाक्य में राधा खुद कार्य नहीं कर रही है, अपितु श्याम से कार्य करवा रही है। अतः इस वाक्य की क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है, अर्थात राधा खुद न लिखकर श्याम से लिखवा रही है, श्याम को लिखने की प्रेरणा दे रही है, अतः प्रेरणार्थक क्रिया है। तो देखिए, मोहन टिकट काट रहा है, मोहन टिकट काट रहा है क्रिया का सामान्य रूप है। मोहन टिकट कटा रहा है, मोहन टिकट कटा रहा है, ये प्रथम प्रेरणार्थक है। मोहन टिकट कटा रहा है, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया देखिए, मोहन स्टेशन मास्टर से टिकट कटवा रहा है, मोहन स्टेशन मास्टर से टिकट कटवा रहा है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हुई। अब रचना के आधार पर क्रिया का पांचवा भेद पूर्वकालीन क्रिया। पूर्वकालीन क्रिया इसे कहते हैं जब किसी वाक्य में एक क्रिया समाप्त हो चुकी होती है और कर्ता किसी अन्य क्रिया को करता है, तो पहली वाली क्रिया को पूर्वकालीन क्रिया कहा जाता है। जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की, पुजारी ने नहाकर पूजा की, है ना। तो देखिए, उपयुक्त वाक्य में पुजारी ने पहले नहाया है, उसके बाद में पूजा की, अर्थात एक क्रिया पूर्ण हो गई है। अतः पहली क्रिया नहाना पूर्वकालीन क्रिया कहलाता है। किया उसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन कार्य आप अपने गृह कार्य कॉपी में अंकित कीजिए। प्रश्न पहला, तो क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न दूसरा, रचना के आधार पर क्रिया के कौन कौन से भेद हैं। प्रश्न तीसरा, सकर्मक और अकर्मक क्रिया की परिभाषा अपने शब्दों में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमने क्रिया का अध्ययन किया, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह या प्रश्न है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स या ईमेल पर अपना प्रश्न अंकित कर सकते हो। धन्यवाद।